हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं NIS क्लास 12 से। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में से हमने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को लिया है और उसमें चैप्टर नंबर 29 है जो कि गवर्नमेंट एंड बजट नाम से आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। गवर्नमेंट एंड बजट चैप्टर को आज हम लोग समझेंगे और इसके अंतर्गत आने वाली तमाम बातों को हम इजीली वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग एक बात समझिए, बजट होता क्या है। देखिए, सिंपल टर्म्स में जैसा हम सभी जानते हैं कि बजट का मतलब ये होता है कि भाई अगर हम आम बोलचाल में बात करें तो बजट का मतलब क्या होता है, मतलब जेब में जितना अवेलेबल पैसा है या जितने हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है। हम ऐसे ही कहते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर हमें एक्सपेंसिव लग रही है, काफ़ी महंगी लग रही है, तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे बजट से बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें एक तरह से पैसों से संबंधित मानी जाती है कि भाई कहीं ना कहीं इस पे पैसों का ही रिलेशन होगा, अगर हम ये पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो। इन अकॉर्डेंस विद अपने सारे खर्चे, अपनी इनकम, इन सब पे तो हम सारा वो करते हैं कि जैसे एक महिला है, कोई गृहिणी है, तो उन्हें अगर घर का खर्चा चलाना है तो वो कहती है भाई महीने भर का बजट मेरा इतना है, इतने रुपए में मैं पूरे घर का खर्चा चला सकती हूँ। इसमें वो हर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करती है कि भाई इतना रुपए मुझे सब्जी के लिए चाहिए, इतना बिजली का बिल, इतना पानी का बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी उसके खर्चे होंगे। ठीक, तो ये तो रही कॉमन वे में बात कि आम इंसान के लिए बजट क्या होता है। बात जब की जाती है गवर्नमेंट के लिहाजे से, सरकार के दृष्टिकोण से, तो बजट कुछ कुछ ऐसा है लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है। जैसा आम आदमी के लिए उसका पर्सनल बजट होता है, सरकार के लेवल पे बजट थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि कुछ ना कुछ मिलता जुलता इन्हीं बातों से है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है। उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो बजट आप लोग ये समझिए कि जब भी आएगा बजट, जब भी लाया जाएगा, ये इसके लिए एक नियम है कि ये हमेशा 1 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बजट 1 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा और एप्लीकेबल कब से होगा? ये होगा एप्लीकेबल आपका 1 अप्रैल से। इंट्रोड्यूस मतलब पेश कर दिया जाएगा कि भाई बजट आ चुका है, लेकिन इसको लागू कब से किया जाता है? 1 अप्रैल से। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और बजट जो होता है ये हर स्टेट का, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सबका अपना अपना अलग अलग टाइम पे डिक्लेयर करते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट के बजट की बात करें तो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करेंगे तो ये बजट हमेशा 1 फरवरी को ही लाया जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे देखते हैं एक बार। हम गवर्नमेंट बजट का डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर में बजट किसे कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है। दैट मीन्स जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने क्लास 10th पास कर ली है, ये तो आपने मोटे मोटे तौर पर कह दिया क्लास 10th पास कर ली है, लेकिन इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आप कहेंगे हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, SST आ रहा है, अकाउंट्स आ रहा है, या जो सब्जेक्ट हैं आपके। तो ये जो अंदर के कंटेंट्स हैं इन्हीं को आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर, इन्हीं को आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर। तो ठीक इसी तरह जो बजट होता है, उस बजट के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर में हम उसको भी समझेंगे। सबसे पहले बजट क्या होता है, फिर बजट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसी को यहाँ पर कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ बजट। इसी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, इसको भी हम समझेंगे। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये भी समझेंगे। रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसको भी समझेंगे। छोटे तौर पर अगर समझे तो ये रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। देखो, सरकार क्या करती है, एक अपना एक्सपेंडिचर का प्रपोजल देती है कि भाई हमारे जो खर्चे हैं वो इतने होंगे। ठीक है, खर्चों के लिए कहती है कि इतने हमारे खर्चे होंगे, और उसी खर्चे के हिसाब से मान लो सरकार ने कह दिया हमारा 5000 रुपीज़ का खर्चा है। मैं छोटा फिगर दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं सरकार ने कह दिया कि मुझे इंडिया चलाने के लिए 5000 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये पैसा बीच में ही ख़त्म हो गया।
अब बाकी टाइम के लिए मान लो 6 महीने में ये पैसा ख़त्म हो गया, अब अगले 6 महीने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो जितना इन्होंने अनुमान लगाया था कि 5,000 रुपये में सारा देश का खर्चा चल जाएगा, लेकिन खर्चा तो चला नहीं, कमी पड़ गई। तो इस तरह की जब कोई कमी हो जाती है, या जितना इन्होंने आकलन करा था, एक संभावना बनाई थी कि इतने तक में ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं डेफिसिट। और ये डेफिसिट कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इसको हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं डेफिसिट को, जो ये कमी आ गई है, इन कमियों को हम पूरा कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि 6 महीने में ही पैसा खर्च हो गया, अब अगले 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो लाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं लाएंगे तो देश कैसे चलेगा। अब उस पैसे के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आप पैसा ले सकते हैं, तो वो सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिखा है ना, द वेज टू फाइनेंस वेरियस डेफिसिट, इसको भी समझेंगे। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी जो होती है इसका मतलब क्या होता है और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस लिए ये बनाई जाती है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट क्या हुआ? यहाँ पर आप एक बात समझिए कि बजट जो भी होता है ये नेक्स्ट ईयर के लिए आता है। नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब, नेक्स्ट ईयर का मतलब जैसे मान लो ये चल रहा है आपका सन 2022, ठीक, 2022 चल रहा है। अब होगा क्या, 1 फरवरी 2022 को बजट लाया जाएगा। कब के लिए? कब के लिए लाया जाएगा? ये लाया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए। देख रहे हो, चल 2022 रहा है, लेकिन बजट कब के लिए लाया जा रहा है? 2023 तक के लिए। तो अपकमिंग ईयर के लिए, जो साल आने वाला है उस वाले साल के लिए बजट लाया जाता है। इस बात को अच्छे से समझ लो। ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी को बजट लाया जाएगा और बोला जाएगा 31 दिसंबर तक, नहीं। आप लोग अच्छे से समझें, 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। एक होता है आपका कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? देखो जरा सही, जैसे मैंने कहा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आप सभी को मालूम है, जैसे हमारे कैलेंडरों में लिखा रहता है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को ये समाप्त हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर आपका हमेशा ध्यान रखना, ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पे समाप्त होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसको अच्छे से याद रखना, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो बजट आपका हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। क्लियर बात, समझ गए? चलो, अब हमें क्या करना है भाई, बजट हमने समझ लिया कि नेक्स्ट ईयर के लिए आता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए आता है, ठीक है। 1 फरवरी को ये लॉन्च नहीं किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है, पेश करा जाता है और लागू ये हो जाता है 1 अप्रैल से। क्लियर बात? इतनी बात। तो सिंपल सी बात है, ये जो बातें मैंने आपको अभी हिंदी में बताई, इन्हीं सबको आपने अब डेफिनेशन में अपनी लिख देना है। चाहे अपने शब्दों में लिखो, चाहे दूसरे शब्दों में लिखो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ समरी ऑफ आइटम वाइज इंटेंडेड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। एक्सपेक्टेड मतलब जिन चीज़ों को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय पर ये खर्चे होंगे। एक्सपेंडेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर मतलब आने वाले साल में सरकार के सामने क्या क्या खर्चे हैं और सरकार किन किन माध्यमों से पैसा कमा सकती है, क्योंकि सरकार के बहुत से सोर्सेस होते हैं पैसा अर्न करने के, जिसमें से एक छोटा सा एग्जांपल है टैक्स। सरकार टैक्स लेती है तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को तो जा रहा है। तो इस बजट में इन सब चीज़ों को भी लिखा रहता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि गवर्नमेंट बजट के अंदर केवल एक बात नहीं होती है कि खाली पैसों का लेन देन, उसमें और भी चीज़ें होंगी। सोर्सेज ऑफ इनकम, कहाँ से सरकार के पास पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो a summary of the item wise intended expected revenue and anticipated
एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर यही हुआ आपका जो मैंने आपको समझाया था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो चलता है, ठीक है। इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर स्पैन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो कि 2 सालों के बीच में आता है, ओवर 2 कैलेंडर ईयर। देखो ये 2 साल के बीच में आ रहा था ना, मैंने आपको बताया, देखो 2022 में लॉन्च करा जा रहा है और ये लागू कब से कब तक के लिए है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, तो 2 कैलेंडर ईयर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये है बजट की डेफिनेशन। अब मैंने आपको ये बताया कि गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, चाहे लोकल लेवल पर हो, वो अपना बजट प्रोड्यूस करती है, प्रिपेयर करती है। बट वो लोग अपना बजट किस टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं, किस टाइम एप्लीकेबल करते हैं, वो अलग अलग होता है। लेकिन सेंट्रल लेवल के बजट की बात करोगे तो वो हमेशा 1 फरवरी को ही लाया जाएगा, ठीक। इस बजट के अंतर्गत सरकार के जो खर्चे होते हैं और जो सरकार की इनकम होती है, उन सबको यहाँ पर बजट में रिफ्लेक्ट करा जाता है, लिखा जाता है बाकायदा। और जो खर्चे होते हैं वो खर्चे किस चीज़ों को मद्देनजर रख के करा जाता है, सोशल वेलफेयर, मतलब समाज का जो विकास है उनका एक तरह से डेवलपमेंट हो। तो किन किन चीज़ों से एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट पे जाएगा, जैसे कि बेसिक चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, इस तरह की चीज़ों पे सरकार पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा बजट। इसमें मेन बात मैंने आपको क्या बताई, एक बजट के अंदर सरकार के एक्सपेंडिचर और इनकम का विवरण होता है, ठीक। और कौन से वाले समय के लिए होता है, ये केवल 1 वर्ष के लिए। हर साल नया बजट लाया जाता है, ध्यान रखना। सरकार भले ही 5 साल के लिए बनेगी तो 5 बार उसका आपका बजट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वन टाइम बजट आ गया और वो एक सरकार के जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है तब तक वो बजट चलता रहेगा, नहीं। एक बजट 1 साल के लिए, जिसका समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जिसमें ये लागू होता है। लेकिन लाया कब जाता है, ये लाया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को लाया जाता है या फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को लाया जाता है। मतलब अगर फरवरी का महीना शुरू होता है और उस महीने की 1 तारीख को पड़ गया संडे, तब नहीं लाया जाएगा, ठीक है। वर्किंग डे होना चाहिए, उस दिन कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का अवकाश नहीं होना चाहिए। तो वो जो पहला दिन होगा उस दिन को ये बजट लाया जाएगा फरवरी के, ठीक। ये थी बजट की छोटी सी एक डेफिनेशन जिसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है। बजट के अंतर्गत और चीज़ें मैंने आपको जैसे यहाँ पर बताई, तो गवर्नमेंट ऑल्सो स्पेंड मनी टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सरकार जो बजट में दिखाती है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना 2 चीज़ें होती है, एक तरफ इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सरकार क्या क्या खर्चे आ रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को हटाने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं बनाती है। जैसे एक ही कह दो, प्रधानमंत्री रोजगार योजना करके एक योजना सरकार ने लॉन्च कर दी। इसमें क्या होगा, जितने बच्चे 12वीं पास कर लिए हैं 60% से ऊपर उनको नौकरी दी जाएगी। तो भाई अगर नौकरी दी जाएगी, सरकार ने घोषणा कर दी, तो इन सबको तनख्वाह भी तो दी जाएगी, उस तनख्वाह के लिए पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है, उसमें भी सरकार का पैसा लगेगा। तो इस चीज़ का भी डिटेल बजट में होगा, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए भैया। पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, गरीबी हटाने के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार बनाती है, जिसमें जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको सरकार मुफ्त में राशन मुहैया कराती है, एजुकेशन फ्री में देती है। आप देखते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं जितने भी होते हैं, है ना, उच्चतर माध्यमिक भी होते हैं, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी सरकार 12वीं तक के स्कूल बनाती है जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे हैं, और वहाँ पर एक बहुत नॉमिनल फीस होती है, कुछ पैसों में होती है, ठीक है। तो वो भी सरकार का है। लेकिन एक बात सुनो, उन स्कूलों में सरकार को टीचर तो अपॉइंट करे हैं, उनको तो तनख्वाह देनी है, समझ रहे हो। तो ये सरकार का खर्चा है। राशन दे रही है मुफ्त में, भले ही सरकार आपको 5-10 रुपये किलो में या बहुत कम भाव पर राशन मुहैया करा रही है, लेकिन सरकार को कहाँ से मिलेगा राशन? सरकार को फ्री में थोड़ी मिल रहा है राशन। सरकार को तो उस चीज़ के लिए आगे पेमेंट करनी पड़ती है, सरकार तो खरीद के लाती है। तो वो गरीबी हटाने के लिए जितने भी योजना चलाती है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल में बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा आयुष्मान कार्ड या इस तरह के जो भी कार्ड वगैरह बनते हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ों की फैसिलिटीज़ दी जाती है। इतने से इतने लाख रुपए तक का अगर कोई मेडिकल क्लेम होता है तो आपको सरकार देगी सारा पैसा। तो ये सब देखो, सारे डिपार्टमेंट्स को पैसा जाता है। अब चाहे राशन फ्री में मिल रहा है तो राशन सरकार तो खरीदेगी ना, वहाँ तो सरकार को फ्री में नहीं मिलेगा, तो पैसा जा रहा है। सरकारी स्कूल बन रहे हैं, वहाँ जो टीचर हैं, वहाँ जो स्टाफ है उसको पैसा देना है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी जो कुछ भी है उस पर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से सरकार जितने भी ये काम करती है समाज सुधार के लिए, मैंने कहा ना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, तो इन सब चीज़ों में सरकार को पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी वो बजट में रिफ्लेक्ट करती है कि इस चीज़ के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है।
और इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, मतलब लोगों के पास पैसों में कमी है, इन सब चीज़ों का भी विवरण होता है। तो ये सब चीज़ों का डिटेल भी इसमें लिखा रहता है बजट में। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बात मैंने आपको बता दी एक्सपेंडिचर की, सरकार इसमें बजट में सारे अपने खर्चे का डिटेल देती है इस बजट में। साथ ही साथ सरकार यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्ट करती है कि सरकार की इनकम कहाँ से हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एक बजट के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों चीज़ें होती हैं। मैं ये सब चीज़ें अभी आपको छोटे छोटे लेवल पर समझा रहा हूँ। अभी आगे चल के हम लोग एक चार्ट देखेंगे और उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यकीन मानिए ये बजट चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस आप धैर्यपूर्वक सुनते रहें। अभी अगर हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है ना तो बहुत है, और नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी बहुत है, केवल सुनते चलो। आगे आगे इस चैप्टर में आपको सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक, तो सरकार, जहाँ पर मैंने एक्सपेंडिचर की बात करी, खर्चों की बात करी, उसी के साथ साथ सरकार इस बजट में आपके लिए या सरकार किस माध्यम से पैसा कमाएगी उसको भी यहाँ पर मेंशन करती है कि सरकार के पास इनकम कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, इनकम कहाँ से ले रही है उस चीज़ का भी डिटेल लिखेगी। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि टैक्स के थ्रू सरकार पैसा अर्न कर रही है, उसमें टैक्स के भी कई टाइप्स होते हैं, वो सब डिटेल भी वहाँ लिखी होती हैं। ठीक है, तो सरकार एक तरह से क्या हो गई है, लोगों के लिए पैसा ले रही है, उनके वेलफेयर के लिए कितना पैसा ले रही है। ठीक है, अलग अलग माध्यम से, और इसी सब बातों के चलते हुए सरकार यहाँ पर अकाउंटेबल हो जाती है, जवाबदेही हो जाती है सरकार की कि उसके पास कितना पैसा आया और उसने कितना पैसा खर्च करा। जनता चाहे तो सरकार से इस चीज़ का जवाब भी मांग सकती है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आप एक हेडिंग समझो, बजट था। इस बजट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तरफ हो गई इनकम और एक तरफ हो गए एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के। इनकम कहाँ कहाँ से सरकार अर्न कर रही है वो सब यहाँ मेंशन होगा, खर्चे कहाँ कहाँ कर रही है वो सब भी यहाँ पर मेंशन होगा। सिंपल, इतना समझो। दूसरी बात मैंने क्या कही, बजट हमेशा 1 फरवरी को लाया जाता है, या जिसे आप कह सकते हैं फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को लाया जाता है, और ये लागू कब से होता है, 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। सिंपल बात, कुछ नहीं है, इतनी सी बात है बस। अब आगे समझते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, बजट क्या है भाई, बजट है एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, कंसोलिडेटेड का मतलब ही क्या हुआ, कंसोलिडेटेड का मतलब अभी एक तरह से समझिए जहाँ पर एक साथ सारी की सारी चीज़ों को लिख दिया जाता है। मतलब एक, आप ऐसे समझिए कि अगर हम सारी बातों को एक जगह पर लिख देंगे, जितनी भी बातें हैं, तो उसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड। मान लो कि आपने अपने सारे जो भी आपके पर्सनल खर्चे हैं उन सब खर्चों को आपने एक जगह पर लिख दिया, एक ही जगह पर आपने आप जितनी जगह से जितने सोर्सेज से इनकम अर्न करते हैं उन सबको आपने एक जगह पर लिख दिया, तो इसे क्या कह देंगे हम, कंसोलिडेटेड। मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह पर उन सब का विवरण प्रस्तुत कर देना। तो बजट भी तो क्या है, बजट में भी तो यही है, सरकार की इनकम है, एक्सपेंडिचर है। अब सीधे सरकार ये तो लिखती है कि इनकम इतने 1000 रुपये आ गए, बात खत्म, एक्सपेंडिचर इतने 1000 रुपये आ गए, बात खत्म। नहीं, उस इनकम के अंदर क्या क्या सोर्सेज से इनकम आई है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इनकम होने वाली है, उस सब चीज़ों की डिटेल लिखो। किन किन क्षेत्रों पे खर्चा होने वाला है उस सबको लिखो। तो ध्यान रखना, ये फ्यूचर एक्सपेंस की एक प्रेडिक्शन होती है, एक ये अनुमान लगाते हैं कि भाई इस साल इतना इतना खर्चा होने वाला है, या आने वाले साल में इतना इतना खर्चा होने वाला है सरकार की तरफ से, और इतनी इतनी सरकार की इनकम होने वाली है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और देखो यहाँ पर वो ये चीज़ लिखती है जो मैंने आपको बता दिया है कि एक बजट के 3 मेन फीचर होते हैं, एक बजट के 3 मेन फीचर होते हैं, ये याद रख लेना। डेफिनेशन में लिखोगे तो बस इस चीज़ को ऐड कर देना कि भाई एक बजट के जो हैं 3 मेन फीचर होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि ये क्या होगा, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का मतलब सब चीज़ों का इसमें विवरण अवेलेबल होगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आने वाले समय पर इतना इतना खर्चा होगा गवर्नमेंट का। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का भी यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है, मतलब अनुमान करा जाता है कि आने वाले साल में इतना खर्चा होगा और आने वाले साल में ही इतनी इनकम होगी गवर्नमेंट की।
ठीक। दूसरी बात क्या होती है इसमें कि ये रिलेटेड होता है एक फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया, दो बताए मैंने आपको कि भाई एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक शुरू होता है, कैलेंडर ईयर कब से कब शुरू होता है, वो मैं पहले बता चुका हूं। तीसरा, जो सरकार ने पॉलिसी या नीतियां बनाई हैं उन सब के अनुसार ये सब खर्चे करे जाते हैं। नीतियां बनाई या डिक्लेयर्ड पॉलिसी करी, मतलब भाई सरकार ने आने से पहले कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम यहाँ से गरीबी हटा देंगे, सबको रोजगार दे देंगे, बिजली का बिल कम आएगा, पानी का बिल कम आएगा, घरेलू गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। तो इस तरह के सरकार ने वादे कर दिए। तो इन्हीं सब बातों को या इन्हीं सब नीतियों को मद्देनजर रख करके यहाँ पर जो है बजट जो है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है, उसके खर्चे और उसके इनकमों का विवरण। ठीक है, तो बजट ये रहा। आई होप आप सभी अब अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, मेन बात होती है आपको समझ में आना चाहिए। आप लैंग्वेज को कतई भी ना देखें, आपने अगर एक बार इसका मतलब सही से समझ लिया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एग्जामिनेशन में लिखना। और यकीन मानिए जो लोग अपने शब्दों में चीज़ों को लिख के आते हैं वो लोग ज़्यादा मार्क्स अटेन करते हैं, क्योंकि जो कॉपी चेकर होता है उसे मालूम है कि कौन बच्चा रट के पेपर दे रहा है और कौन अपने शब्दों में लिख रहा है। और यकीन मानिए आप जब अपने शब्दों में लिखेंगे ना तो आप 2 लाइन की जगह इसे 4 लाइनों में लिखेंगे। ठीक है, तो बस मेन चीज़ है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए कि कह क्या रहे हैं, मतलब समझो, रटो मत कभी भी। ठीक है, तो ये समझ लिया भाई हमने बजट का मतलब। अब देखो, बजट आप समझ गए, मैंने आपको कहा ये कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर खाली 2 हेडिंग ही नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर भी कई चीज़ें हैं। तो बजट के 2 पार्ट हैं, रिसीप्ट है, एक्सपेंडिचर है। ये देखो इस तरीके का बजट है ये पूरा। ये कंसोलिडेटेड, देखो क्या क्या चीज़ें आ रखी हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो सब चीज़ें। तो यही तो है कंसोलिडेटेड। अब आपको यहाँ पर भी डिफिकल्ट लग रही होंगी चीज़ें। ठीक है, देखो एक तरफ रिसिप्ट लिखी रहती हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू, कैपिटल, है ना। अब रिवेन्यू, रिसिप्ट, कैपिटल, रिसिप्ट, ये सब चीज़ें हैं। देखो ये एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें। अब आपको कतई भी परेशान नहीं होना है, विश्वास करो, मैं आपके लिए बहुत इजी करने वाला हूँ चैप्टर। अब ये देखो, बस ये जो चार्ट है ना, इसको अपनी नज़रों में गाड़ लो, इसको समझ लो, इसकी बस एक छवि अपने अंदर समा लो। अगर ये चार्ट आप समझ गए, ये इसमें आपने दिल लगा करके इस बात को समझ लिया, तो भाई आपके लिए ये चैप्टर, बजट चैप्टर, लगभग, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, लगभग 80% आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने ये चार्ट अच्छे से समझ लिया तो आपने 80% चैप्टर सारा कंप्लीट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपके लिए समराइज कर दिया है बहुत छोटे टुकड़ों में। अब देखो क्या है इसका मतलब, मैं बारी बारी से एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाने चल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग भी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और तनिक भी अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। सबसे पहले आप सभी ने ये समझ लिया कि बजट क्या होता है। ठीक है भाई, बजट आप सबने समझ लिया, क्लियर बात है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा स्टार्टिंग में, बजट क्या होता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ों के इसमें विवरण होते हैं, डिटेल्स होती हैं। अब ये जो सामने आपके दिख रहा है इतनी सारी चीज़ें, ये सभी तो हैं वो डिटेल। हालांकि शुरू में आपको ये सब चीज़ें अभी अजीब सी लग रही होंगी, बहुत कन्फ्यूजन, लेंथी लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानो ये सब आपके लिए बहुत इजी करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो चलो, बजट के अंदर 2 चीज़ें आ गई भाई, एक तरफ रिसीप्ट, एक तरफ एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट का मतलब सरकार के सोर्सेज ऑफ इनकम, और एक तरफ सरकार के एक्सपेंस के, वो कहाँ कहाँ सरकार का खर्चा होगा। तो साधारण भाषा में कहो तो एक तरफ सरकार की आय, मतलब इनकम कह लो, चलो एक तरफ आपने कह दिया सरकार की इनकम, और एक तरफ आपने कह दिया एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का खर्चे। ठीक है भाई, सिंपल बात है। अब इनकम और एक तरफ एक्सपेंडिचर, दोनों के दोनों अलग अलग 2 टुकड़ों में बट गए। तो पहले हम केवल रिसिप्ट्स की बात करते हैं, मतलब इनकम। अब रिसिप्ट के अंदर आती हैं आपकी 2 चीज़ें, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या हुई इसको समझते हैं। ठीक है, देखो सरकार जितनी भी इनकम कर रही है उस इनकम के अंतर्गत
दो तरह की रिसिप्ट हमने देखी, एक है रेवेन्यू, एक है कैपिटल। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट होती है सरकार की वो इनकम जिसमें सरकार डायरेक्ट रिसीव कर रही है। मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो सरकार के ऊपर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं बनाएगी। नो लायबिलिटी, मतलब किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं। क्या है? नो लायबिलिटी। और सरकार की जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई कमी या घटाव नहीं होगा। मतलब देखो, सरकार ने रेवेन्यू लिया, कुछ आ रहा है सरकार के पास, लेकिन ध्यान रखना, आगे आप समझेंगे, जरूरी नहीं कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे से सरकार का फायदा ही हो। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास पैसा भी आ रहा है, लेकिन बदले में सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बन रही है, सरकार को उस पैसे को वापस भी करना पड़ सकता है, या सरकार की जो सरकारी संपत्ति है वो कम हो जाएगी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी इनकम सरकार की या ऐसी रिसिप्ट सरकार की जिसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है और सरकार की एसेट्स भी कम नहीं बन रही है। और इसके अंतर्गत सारी सोर्सेज आ जाती हैं जिससे सरकार टैक्स वसूल करती है। कर, हिंदी में से कर कहते हैं। अब बात सुनो, सरकार ने आपसे ले लिया इनकम टैक्स आपकी इनकम के ऊपर। तो मान लेते हैं सरकार ने आपसे ले लिए 50,000 रुपये इनकम टैक्स के। तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि भाई ये 50,000 रुपये लिए थे हमने इनसे इनकम टैक्स, अब हमें वापस करना है? कतई भी नहीं, है ना। तो इस तरह की इनकम को सरकार की क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना सरकार की जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति में किसी प्रकार की कमी होती है। और इसके अंतर्गत आप लोग तमाम तरह के टैक्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट, भाई सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन ये इसी का उल्टा है, रेवेन्यू का उल्टा है कैपिटल रिसिप्ट। मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन सरकार के ऊपर क्या हो रही है? प्लस हो जा रही है लायबिलिटी। अब जिम्मेदारी बन जा रही है सरकार के ऊपर। ठीक है, सरकार के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी, या सरकार की जो संपत्ति है माइनस हो जाएगी एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति है वो कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? बजट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक रिसीप्ट है, एक एक्सपेंडिचर है। रिसीप्ट के अंदर मतलब जो रिसीविंग है, इनकम है, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीप्ट, और दूसरी है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिसमें सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, कोई बोझ नहीं है सरकार के ऊपर कि आने वाले टाइम पर सरकार ने पैसा वापस करना है, या सरकार की जो सरकारी संपत्तियां हैं उसमें कमी हो रही हो। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में उल्टा है, भाई पैसा तो आ रहा है, ठीक है पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, एक बोझ बन जाएगा सरकार के ऊपर वो पैसा। कैसे? देखो, आपने हमेशा ये बात सुनी होगी कि सरकारी पोस्ट ऑफिस, बैंकों में तरह तरह की सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ आप सभी ने सुना होगा कि भाई वहाँ इतने हज़ार की आप लोग प्रोविडेंट फंड में लगा दो, या आपने एफडी सुनी होंगी, लगाते हैं ना लोग, बनाते हैं। तो जरा ध्यान से सोचो, केवल प्रैक्टिकल समझो, ये सब नाम सब दिमाग से हटा दो अपने, कि प्रोविडेंट फंड नाम है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या सरकार की कोई भी योजना है, चाहे बैंक में है चाहे कहीं है, तो उसमें सरकार आपको भले कुछ भी कहे कि भाई आप 10 साल तक 500-500 रुपये हर महीने दो, हम आपको 1 लाख 2 लाख रुपए दे देंगे, या आपने कुल 5 सालों में 10,000 रुपये देना है हमें और हम आपको उसका 50-60 देंगे। समझ रहे हो? इस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, सरकार क्या कर रही है, आप लोगों से हकीकत में असली के कागज ले रही है। असली का कागज का मतलब सरकार आपसे असली के नोट ले रही है। आप पैसा तो दोगे ना, अगर आप एफडी भी करा रहे हो 10-20 हज़ार की, तो वहाँ असली के नोट दे रहे हो, असली के गांधी जी प्रोवाइड कर रहे हो उनको, है ना, हरे हरे या पिंक पिंक नोट दे रहे हो। बदले में आपको क्या मिलता है? एक सरकार एक आपको कागज का टुकड़ा दे देती है। समझ रहे हैं बात को? एक कागज का टुकड़ा दे देती है, और उस कागज के टुकड़े को मैच्योरिटी पे आप लेके जाते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। लेकिन मैच्योरिटी तो भाई 10 साल है, लेकिन 10 साल तक आप सरकार को पैसा देने पे लगे हुए हैं। खेल समझो पूरा, आप 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करके 5 साल तक दे रहे हो।
ठीक है, तो आपने लगभग 500-500 रुपये करके साल भर में कितने दिए, 12 पंजे 60, 6,000 रुपये आपने ये दे दिए, ठीक है, और आप 5 साल तक दे रहे हो तो आपने 30,000 रुपये सरकार को लगातार देने पे लगे हुए हो। तो सरकार के पास पैसा तो जा रहा है, ये बात तो क्लियर है, सरकार के पास पैसा तो जा रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी तो है भाई कि 5 साल बाद इस बंदे के जिसके 30,000 लिए हैं उसे मैंने इंटरेस्ट के साथ कुछ पैसे वापस करने हैं। तो दो बातें आई, सरकार के पास रिसीप्ट तो आ गई, इनकम तो आ रही है, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी बन रही है। तो यही कहलाई जाती है कैपिटल रिसीप्ट, जिसमें सरकार के पास पैसा तो आया लेकिन पैसे के साथ साथ जिम्मेदारी बनी। इसी तरह से सरकार कई योजनाएं बनाती है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आप इसमें निवेश करिए, सरकारी पॉलिसी आई है, कुछ भी है, LIC है, जो भी है आप सभी जानते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, आप प्रीमियम देते हैं। एक प्रीमियम हर महीने का प्रीमियम होता है, 4 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, सालाना प्रीमियम होता है। आप वहाँ पैसा देते रहते हैं, बगले में आपको एक बॉन्ड दे दिया जाता है, कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें लिखा रहता है भाई आज से 20 या 25 साल बाद ये मैच्योर होगी, तो भाई मान लो अगर तुमने 10 लाख लगाए हैं तो तुम्हें 15 लाख मिल जाएंगे, लेकिन उस 10 साल तक तो तुम पैसा दे ही रहे हो ना गवर्नमेंट को। समझ रहे हो बात को? तो बस इस तरह की इनकम जो सरकार की होती है, जिसमें सरकार के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसे के साथ साथ सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी भी बन रही है, तो इस तरह की इनकम को कहा जाता है कैपिटल रिसीप्ट। इसी के अंतर्गत सरकार की जैसे संपत्ति में घटाव होता है। कैसे? LIC का एग्जाम्पल ले लो या इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल ले लो। आप सभी ने आए दिनों में सुना होगा कि सरकार ने सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए हैं, LIC को बेच दिया या XYZ जो भी डिपार्टमेंट्स इनको बेच दिया। तो सरकार क्या करती है, भाई सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, तो सरकार क्या करती है, कोई डिपार्टमेंट है उसमें पूरा 100% अभी गवर्नमेंट का रोल है, तो सरकार क्या करेगी, उसमें से 2% या 10% उसके शेयर आम आदमी को या प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है, तो उसके बदले में सरकार को पैसा मिल जाता है। तो सरकार ने मान लो LIC का 10% शेयर बेच दिया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, हकीकत फिगर अलग होंगे, ये खाली समझाने के दृष्टिकोण से है। LIC के 10% शेयर बेच दिए मान लो, तो 10% बेच के उसने उसके लिए शेयर मार्केट में लोगों ने फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, LIC के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए। तो लोग अगर शेयर खरीद रहे हैं LIC के, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। लेकिन गवर्नमेंट का जो LIC में 10% शेयर था वो तो कम हो गया, अब तो सरकार का केवल 90% शेयर रह गया, बाकी 10% प्राइवेट लोगों का हो गया या प्राइवेट कंपनियों का हो गया। तो यहाँ पर भी आप खेल समझिए कि सरकार के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन सरकार की संपत्ति में कमी हो रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा कुछ नहीं था। रेवेन्यू रिसिप्ट में सरकार ने तुम पे टैक्स लगा दिया, लाओ भाई GST दो, 18% ले लिया, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि GST तुम्हें वापस करना है। तुमने एक टीवी लिया, एक फ्रिज लिया, एक बाइक ली, एक कार ली, कुछ भी लिया, तो तुमने उसमें GST पे कर दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई आज से 10 साल बाद तुम्हें GST वापस करेगी? कतई भी नहीं। लेकिन वहीं पर कैपिटल रिसिप्ट में अगर सरकार ने तुमने FD करा दी या कुछ तरह की कोई चीज़ें करी, तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई तुम्हें भाई मैच्योरिटी पे पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट या कुछ जो भी उसमें तुम्हें प्रॉमिस करा गया हुआ उस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, क्लियर बात? चलो अब दोबारा से वापस आओ। बजट पढ़ रहे थे, बजट के अंदर दो चीज़ें, एक तरफ रिसीप्ट, एक तरफ एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट के अंदर रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट वो रिसीप्ट जिसमें सरकार के पास पैसा आता है लेकिन साथ में लायबिलिटी बनती है और एसेट्स में कमी आती है। रेवेन्यू रिसीप्ट वो है जिसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, सरकार की एसेट्स में, सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, कोई घटाव नहीं होता है, उसे कह सकते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। अब हम लोग कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट होती हैं जिसमें सरकार के ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं, कि सरकार की कोई भी एसेट्स में कमी नहीं। तो इसके अंदर दो आ गए, एक टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आता है भाई टैक्स रेवेन्यू क्या है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जैसे इसका नाम ही बता रहा है, सरकार ये पैसा लेती है जनता से और कंपनियों से या देश के अंतर्गत लोगों से लेती है टैक्स, सिंपल भाषा में, और उसके बदले में कोई उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकार लेगी टैक्स जनता से या किसी कंपनी से या जो भी उसके एलिजिबल हो रहे, जिन पे इम्पोज किया जा रहा है, उनसे सरकार टैक्स लेती है और किसी प्रकार का उनको उसके बदले में रिटर्न नहीं देती है। जैसे आप लोग सिंपल एग्जांपल एक GST टैक्स को ले लो, या पहले जैसे सेल्स टैक्स चलता था, वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये टैक्स है, सरकार ने ले लिया, बात खत्म, बात ही खत्म। ठीक है, अब इस टैक्स के अंतर्गत भी दो चीज़ें आ रही हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, देखो कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको बताया रिसिप्ट के अंदर दो चीज़ें थी, रिवेन्यू, कैपिटल। रिवेन्यू के अंतर्गत वो टैक्स थे, वो इनकम थी जिसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारी नहीं होता, और इसके अंतर्गत दो चीज़ें आ गई, एक टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की, ये सरकार सबसे डायरेक्टली लेती रहती है। इस टैक्स के अंतर्गत दो चीज़ें आ गई, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो है टैक्स ही है, ये टैक्स ही, लेकिन टैक्स की दो कैटेगरी बना दी हैं। कैटेगरी किस हिसाब से बनाई है उसको समझो कि जो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स है वो किस पे पड़ेगा। अब फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स क्या हुआ समझो उसको एक तरफ। तो मैंने आपको क्या कहा, टैक्स का मतलब ऐसी टैक्स रिवेन्यू जिसमें सरकार के ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी, लेकिन इसको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की दोनों के जो फीचर्स हैं वो वही रहेंगे कि किसी प्रकार की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वापस करने की। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिसीजन किस बात पे होता है कि फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स किस पे इम्पोज किया जा रहा है। इस लाइन को बस याद कर लो, फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स। फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स किस पे पड़ रहा है, इस बात के आधार पर ही आप किसी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। अब फाइनल बर्डन क्या हुआ, मतलब समझो बात को। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पे किया इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करा किसी एक व्यक्ति ने। तो मुझे ज़रा सा अपने दिमाग पे आप लोग जोर डाल के एक बात बताओ कि अगर आपकी इनकम पे टैक्स लगा तो वो टैक्स फाइनली कौन पे करेगा, आप पे करेंगे या आपका कोई और पे करेगा उस चीज़ के टैक्स को। जी हाँ, आप ही पे करेंगे, क्योंकि आपकी इनकम पर है, तो फाइनली टैक्स का जो बर्डन है वो आप ही के ऊपर पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स है वो किसी और पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को ऐसे समझो, जैसे आपने एक दुकानदार से क्या खरीदा, एक टीवी परचेज करा। आपने एक टीवी परचेज करा एक दुकानदार से। दुकानदार ने आपसे क्या करा, 10,000 रुपये का टीवी था, इसमें 18% GST जोड़ा, ठीक है। तो आप लोग 10,000 का क्या करेंगे, पहले 18% निकालेंगे, 2 से 2 0 कटे, 100 बचा, 100 × 18 तो 1800 आपका GST। तो कितना हो गया, 10,000 प्लस 1800 रुपये, ठीक है। तो भाई 10,000 और 1,000 11,800 रुपये आपने पे कर दिया GST के साथ, ठीक है। हालांकि ध्यान से समझना, इस दुकानदार ने जब आपको ये टीवी बेचा तो इसने इस पर आपसे 18% GST लिया। तो एक बात ज़रा ध्यान से समझो, जहाँ प्रोडक्शन यूनिट होगी, प्रोडक्शन यूनिट जहाँ से टीवी बन के आ रहे होंगे, तो वहाँ से जब दुकानदार ने परचेस करा होगा तो इसने भी तो GST 18% दिया ही होगा, नहीं होगा, इसने भी GST दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसने केवल कुछ समय के लिए दिया, जब तक ये टीवी इसकी दुकान में पड़ा हुआ था। जैसे ही ये टीवी इसने बेचा कस्टमर को, फाइनली 18% इसने किससे ले लिया, इसने कस्टमर से ले लिया। तो इस तरीके के जितने भी टैक्स होते हैं, देखो सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, फाइनली टैक्स ले कौन रही है, ले तो भैया भारत सरकार ही ली है, चाहे दुकानदार से ले चाहे कस्टमर से ले, पैसा तो सरकार के पास ही जा रहा है। लेकिन आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि एडवांस में इस टैक्स की पेमेंट किसने कर दी थी, दुकानदार ने, और बाद में दुकानदार ने वो टैक्स किससे वसूल कर लिया, कस्टमर से। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर जो टैक्स का बर्डन है वो फाइनली किस पे पड़ गया, कस्टमर पे। तो यहाँ पर जो फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन की जा रही है, मान लो एक कुरकुरे की फैक्ट्री है, वो सरकार को 18% GST दे रही है कुरकुरे का बनाते समय। अब वो कहाँ से लेगी, वो लेगी भाई डिस्ट्रीब्यूटर से।
डिस्ट्रीब्यूटर भी जब प्रोडक्शन हाउस से लेगा और फिर उसके बाद जब वो दुकानदार के पास पहुंचेगा तो दुकानदार भी 18% जीएसटी के साथ उस कुरकुरे को खरीदेगा। लेकिन जब वो दुकानदार उस कुरकुरे को पैकेट को किसी कस्टमर को बेच देगा तो वो उससे भी 18% ले लेगा। तो एट लास्ट किसके पास पड़ा बर्डन? कस्टमर के पास। अब कस्टमर आगे थोड़ी बेचेगा, आपने कुरकुरा पैकेट लिया, आपने कंज्यूम कर लिया, बात खत्म, आपने टैक्स दे दिया। अब आप आगे बेचेंगे तो आप जिसको बेचेंगे आप फिर कस्टमर नहीं रह गए, आप फिर उसके लिए एक तरह से सेलर हो जाएंगे। तो मेन बात यह है कि आपने दो चीजें यहां पर समझनी है। टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में वो है जिसमें फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स है वो शिफ्ट नहीं किया जाता है, लाइक इनकम टैक्स, ठीक। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में वो होता है जो टैक्स का फाइनल बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर बात है? ठीक है। जैसे मैंने आपको एक जीएसटी का एग्जांपल दिया यहां पर। तो ये बस इतना रहा रिवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत जो टैक्स रिवेन्यू आया उसके अंदर क्या बात थी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब हम लोगों ने टैक्स रिवेन्यू तो देख लिया था, अब टैक्स रिवेन्यू के साथ साथ नॉन टैक्स रिवेन्यू भी। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब भाई सरकार पैसा ले रही है रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट के अंदर मैंने आपको बताया वो वाली रिसिप्ट, ध्यान से सुनना, वो वाली रिसिप्ट जिसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की एसेट्स पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस तरह की रिसिप्ट होती है तो हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। वहीं दूसरी तरह की रिसिप्ट वो थी ऐसी रिसिप्ट सरकार की, मतलब ऐसी इनकम सरकार की जिसमें सरकार के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी भी आ रही है, ठीक है। उसको हम बाद में देखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर मैंने दो चीज़ें बताई, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत हमने बताया सरकार के पास जो टैक्स के फॉर्म पे पैसा आ रहा है या कोई ऐसी इनकम आ रही है जिसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये भी उसी के अंदर तो आ रहा है तो इसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, फीचर्स तो वही रहेंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें बता दी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो था जिसमें फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट नहीं होता है एक बंदे से दूसरे बंदे पे। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? फाइनल बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट होता रहता है एक से दूसरे की ओर, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको जीएसटी दिया। अब आती है सरकार की नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात। किसकी बात? सरकार की नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात, ठीक है। नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि भाई नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या हो गया। नॉन टैक्स रिवेन्यू वो हो गया टैक्स के अलावा सरकार जिन जिन माध्यमों से पैसा कमा रही है उसको कह दिया नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब टैक्स के अलावा सरकार किन किन माध्यमों से पैसा कमा रही है, ये तो बहुत से माध्यम है, लेकिन वो वाले माध्यम जिसमें सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, सरकार की एसेट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है, तो उसे कहा जाएगा नॉन टैक्स रिवेन्यू। अदर देन टैक्स, टैक्स के अलावा अगर कोई ऐसी इनकम है जिसमें सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, सरकार के एसेट्स में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है, तो उन सबको कह देंगे आप नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कॉमर्शियल रिवेन्यू और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू। इसको समझते हैं जरा। कॉमर्शियल रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू दोनों में क्या अंतर है? बहुत ईजी है, समझो बात को। सरकार किसी प्रकार का जो आपसे पैसा ले रही है, किन चीज़ों के लिए? गुड्स या सर्विसेज जो सरकार प्रोवाइड कर रही है उनके बदले। क्या कहा मैंने? कॉमर्शियल रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ? सरकार गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पे जब आपसे पैसा ले रही है तो उसको कहेंगे आप कॉमर्शियल रिवेन्यू। हाँ, तो गुड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे दाल, चावल एटसेट्रा, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, ठीक है। और सर्विसेज में क्या आ गई? जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में आप ट्यूशन ले रहे हैं, आप रेलवे की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप बैंकों की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप पोस्ट ऑफिस की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? जब हम लोग किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हैं या किसी सामान के लिए पे कर रहे हैं, गुड्स को आप लोग वस्तु कह सकते हैं। वस्तु क्या होती है? वस्तु का मतलब सिंपल भाषा में जिसको आप छू सकते हैं और इनको आप छू नहीं सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर आपको एक तरह से टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपको टीचिंग कोई चीज़ है जिसको आप जाके छू सकते हो? नहीं,
ठीक इसी प्रकार जैसे डॉक्टर से आप जाके अपना इलाज कराते हैं तो डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है कि आपको समझाता है, आपको आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, आपको उसके लिए दवाइयाँ लिख के देता है। तो जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है वो भी अपनी सर्विस दे रहा है। आप लीगल किसी एडवोकेट के पास जाते हैं, आप किसी लीगल मसले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी तो अपनी सर्विस दे रहा है। पुलिस के पास आप जा रहे हैं, पुलिस से आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, है ना, वो आपकी सेवा कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं, समझ रहे। तो सरकार जब गुड्स या सर्विस के बदले में आपसे पैसा लेती है तो उसको कहा जाता है कॉमर्शियल रिवेन्यू, ठीक। और ये आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत। क्लियर इतनी बात? ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल बात, ठीक है। अब कॉमर्शियल रिवेन्यू आ गया। दूसरा आता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू का मतलब सिंपल बात, जैसे उसका नाम बता रहा है, सरकार जो भी सेवाएं दे रही हैं प्रशासनिक तौर पर, प्रशासनिक सेवाओं के बदले। अब ये क्या हुआ भाई प्रशासनिक सेवाएं? देखो, जैसे सरकार ने क्या करा, आपसे प्रशासनिक सेवाओं के बदले पैसा लिया। प्रशासन का मतलब जैसे जो सरकार आपको सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, जैसे पासपोर्ट की फ़ीस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ़ीस, एजुकेशन की फ़ीस। सरकार ने आपके ऊपर चालान लगा दिया, भाई आपने कोई रूल वायलेट करा, फॉर एग्जांपल बाइक चलाते हुए आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया तो आपसे चालान ले लिया, है ना। आपने कोई एक नियम कायदा कानून तोड़ दिया है, आपने जो आपकी लीगली आपको इम्पोज कर रही तो सरकार उसके लिए आपसे फाइन लेती है। तो ये क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू। सरकार आपसे पेनल्टीज़ के तौर पे लेती है। आपने आरटीओ में जाके अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करा तो वहाँ पर आपने 400 या 1000 या 1500 जो भी फीस पे करी वो आपने क्या करा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू पे करा, ठीक है। या जो सरकार के पास कुछ ऐसी बेनामी संपत्ति आ गई जिसका कोई वारिस ही नहीं है, जैसे कोई ज़मीन का टुकड़ा है 10-15 काफ़ी बड़ा हेक्टेयर में है और उसका कोई वारिस ही नहीं है, किसी की है ही नहीं वो, या जिसका था वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं, या जो उसका कोई लीगली कोई वारिस ही नहीं है, तो ऐसी किसी चीज़ को सरकार एक्वायर कर लेती है तो उससे जो इनकम हुई वो भी सरकार की तो हो गई। तो ये जो इस तरीके की जो ये चीज़ें हैं, जो सरकार इन माध्यमों से पैसा कमाती है, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू, प्रशासनिक, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं के नाम पे जो आपसे पैसा लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सरकार आपसे, जैसे आपने कोई ट्रैफिक वायलेट करा तो पुलिस ने आपका चालान काट दिया, उसके बदले जो पैसा आया वो पुलिस वाले की जेब में थोड़ी जाएगा, अगर उसने रसीद काटी है तो वो सरकारी खाते में जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा था तो वहाँ पर हम लोग लीगल ड्यूटी पे करते हैं, याद है। जैसे आप कोई ज़मीन खरीदते हैं या आप एफिडेविट बनाते हैं, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर बना रहे हैं, नोटरी करा रहे हैं, XYZ जितने भी आप सरकारी फीस पे कर रहे हैं, ये पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार के कोष में तो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको RTO एग्जांपल दिया, आपने अपना लाइसेंस बनाया गाड़ी का, आपने पॉल्यूशन बनाया, तो ये सब पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार के पास जा रहा है। बेनामी संपत्ति थी, सरकार ने वो कर लिया, है ना। तो इस तरह की जो इनकम हो रही है सरकार की, ये आती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू के अंतर्गत, और इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है। ध्यान रखना, ये सब की सब रिवेन्यू रिसीव्ड के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीज़ें, जिसमें टैक्स रिवेन्यू था और नॉन टैक्स रिवेन्यू था। ये नॉन टैक्स रिवेन्यू, देखो टैक्स रिवेन्यू तो आपके ऊपर एक इम्पोज किया जाता है कि भाई आप लोगों को एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। लेकिन नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या था? जब आप सरकार की सर्विस को आप यूज़ करते हैं, मोटे मोटे तौर पर सरकार उससे आपका लेती है, ठीक है। तो ये बातें रही आपकी नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत। रिसिप्ट भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल बात है। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर याद भी होगा, ऐसी रिसिप्ट जिसमें सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बन रही है, ये सरकारी संपत्ति कम हो रही है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्य तौर पर यहाँ पर 3 बातें आती हैं। एक बोरोविंग, कौन सी? एक आ गई आपकी बोरोविंग, एक रिकवरी ऑफ लोन और एक डिसइन्वेस्टमेंट। 3 तरीके से सरकार कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत पैसा लेती है। कैसे? बोरोविंग क्या हुई? बोरोविंग मतलब सरकार जब पैसा ले रही है। अब सरकार पैसा कैसे ले रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में FD का एग्जाम्पल दिया, PPF का एग्जाम्पल दिया। सरकार क्या कर रही है भाई? आपसे असली के नोट लेकर के या असली का कागज लेकर के आपको एक नकली कागज दे रही है, मतलब
जो नोट है वो तो असली का कागज़ है और आपको एक बॉन्ड दे दिया, भाई 10 साल बाद आना, तब तक इससे अपना दिल बहलाओ और 10 साल बाद हम तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। प्रैक्टिकली मैं वैसे में बोल रहा हूँ, हालांकि उसके अलग मायने होते हैं, ठीक है, समझाने के दृष्टिकोण से। तो सरकार बोरो करती है, इसमें बोरो कर रही है, लोगों के सामने अपनी नई नई योजनाएं लाती हैं और उनको 5-5, 10-10 साल के लिए लोग उसमें अपना पैसा निवेश करके रखते हैं और कुछ समय बाद सरकार उनको उस पैसे को वापस करती है। तो सरकार ने पैसा तो ले लिया, लेकिन उस पैसे के बदले में अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको वापस भी करना है। तो ये पैसा आया प्लस साथ में जिम्मेदारी लाया, तो ये बोरोइंग वाले में आया। दूसरा आया रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या हुआ? रिकवरी ऑफ लोन ये हुआ कि जब सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार से एक तरह से पैसा लिया, उधार लिया अपने राज्य को चलाने के लिए, तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिकवरी ऑफ लोन हो गया, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिया रहता है, ठीक है। इस बात का भी विवरण होता है। तीसरी बात, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा कैसे लेती है? सरकारी संपत्तियां बेच के। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको LIC का एग्जांपल भी दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? सरकार के पास पैसा तो आ गया, लेकिन सरकार का उस संपत्ति में हिस्सा कम हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने LIC कहा था ना, 10%, एक फिक्टिशियस फिगर दिया था कि मान लो सरकार अभी तक LIC के 100% मालिक है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार ने क्या करा? भाई 10% LIC के शेयर्स प्राइवेट बंदों को या प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए। तो सरकार के पास पैसा तो आ गया, वो 10% शेयर बेच के LIC के, लेकिन अब सरकार की एसेट्स में कमी आ गई, उसकी भागीदारी कम हो गई। तो अब सरकार की उसमें कितने % की भागीदारी रह गई? 90% की, और 10% आम आदमी की। तो पैसा तो आ गया 10% बेच के, लेकिन सरकार की एसेट्स कम हो गई। तो यही सब कैरेक्टरिस्टिक तो आती हैं उसके अंतर्गत, कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत, ठीक है। आई होप आप सबने अगर लेक्चर ध्यानपूर्वक सुना हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो नाम है, जैसे रिवेन्यू रिसीव्ड, क्या टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, आप इनको ना एक चार्ट में अच्छे से लिख लें, जैसा मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज़ लिख लें। हालांकि अब तो हमने इसमें बहुत चीज़ें लिख दी हैं समझाने के लिए, बट आप वीडियो को रिवाइंड करके, जब ये बिल्कुल क्लियर इमेज में था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो यहाँ पर बजट को हमने रिसिप्ट वाले कॉलम को ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने आता है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को हम इसके अगली क्लास में करेंगे, और एक्सपेंडिचर के अंतर्गत भी क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा समझ लेंगे। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका है, और अब हम अगली क्लास में एक्सपेंडिचर को समझेंगे, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू एवरीवन।